हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट वीडियो पे देख रहे थे, तो आज ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 10 हमारा जैव चैप्टर के आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यार आज की इस वीडियो पे हम लोग वन शॉट पे देखने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो आपका जो चैप्टर 10 क्लास 12 केमिस्ट्री के है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यार आज के इस वीडियो पे हम लोग वन शॉट पे क्लियर करने वाले। और एक चीज जान लो, ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जितने प्रश्न फंसते हैं पेपर में, ठीक है, पिछले वर्षों में जितने प्रश्न अभी तक आए हुए उन सभी प्रश्नों को इसी वीडियो पे देखेंगे। तो मतलब कि आज के बाद आपको इस चैप्टर से और भी इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो और जितने टॉपिक बताते हो उनको तैयार कर लेते हो तो मस्त तरीके से यार आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री पे चैप्टर 10 जैव पे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे पेपर में, ये जान लो। ठीक है, पेपर में कोई भी प्रश्न इस चैप्टर का आता है आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 विलियंस लेके चैप्टर नंबर 9 एमीन तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे करा दिया है। जो लोग नए हो उन्होंने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वन शॉट की प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग जाके इसके पहले के जितने चैप्टर हो चुके उन सभी को देख सकते हो। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो हम आपसे कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलना मस्त तरीके से। अगर आप सबको तैयार कर लेते हो तो केमिस्ट्री में जो 70 में 70 का आपका सपना है ना, आप मस्त तरीके से पूरा कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हमने चैप्टर नंबर 1 से पूरा अभी तक चैप्टर नंबर 9 तक करा दिया। आज ये चैप्टर 10 है आपका जैव वाला चैप्टर, तो इसको भी अच्छे से समझ लेना, आपकी मस्त तैयारी हो जाएगी केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो सिंपल शुरू करें इस चैप्टर को। तो सब लोग तैयार हो ना, आप शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 जैव के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप भैया शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण कीजिए, या कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसे। सबसे पहले क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो हमने यहाँ पे लिखा है वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा ये कहती है कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है अभी आपको समझाएंगे, टेंशन न लो। सबसे पहले इसके उदाहरण देखो, उदाहरण इसके कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा हो गया एक फ्रक्टोज हो गया आदि। ठीक है, इस टाइप से इसके उदाहरण दे सकते हो। आप बात करें अगर इसकी परिभाषा को अच्छे से समझना है आपको, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज, अगर बात करें ग्लूकोज के सूत्र की, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और अगर इस C6H12O6 की हम संरचना बनाएं तो इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी जो संरचना होती है इस टाइप से होती है, CHOH का होल 4 और यहाँ पे नीचे CH2OH। ये जो होती है ग्लूकोज की संरचना होती है जिसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। इसके बाद अगर बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का सूत्र भी C6H12O6 ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो आपका इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ये होता है सूत्र इसका जो होता है वो होता है CH2OH, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CHOH का होल थ्राइज और नीचे CH2OH। ठीक है, इस टाइप से इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये किसका सूत्र हो जाता है जाके, फ्रक्टोज का। देख सकते हो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइज CH2OH। ये ग्लूकोज की संरचना बनी हुई है, ये आपकी, ये किसकी संरचना बनी हुई है, ग्लूकोज की, और ये बनी हुई है आपकी फ्रक्टोज की संरचना। ठीक है, ये संरचना हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं आपको ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कहा गया है, यहाँ पे जो CHO ग्रुप होता है, ये जो CHO ग्रुप होता है इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। CHO ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और ये जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है इसे क्या
क्या बोलते हैं, कीटोन समूह, कीटोन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसे कौन सा समूह बोलते हैं, कीटोन समूह। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पे पॉलीहाइड्रॉक्सी, पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब, पाली का मतलब, पाली क्या है, पाली का मतलब यहाँ पे है बहुत बड़ी संख्या, ठीक है। पॉली का मतलब बहुत बड़ी संख्या, हाइड्रॉक्सी का मतलब जिसमें OH हो। तो देख सकते हो इनमें क्या है, OH आपको दिख रहा है, इसमें क्या OH दिख रहा है। पॉलीहाइड्रॉक्सी मतलब बहुत सारे OH हो, तो देख सकते हो यहाँ पे 4 OH, यहाँ पे 1 OH, यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ देखोगे 3 का गुणा 3 OH, यहाँ पे 4 1 ये 5 OH, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले पॉलीहाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी समूह बहुत सारे होते हैं। और फिर क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। देख सकते हो इसमें किसी में एल्डिहाइड मिल रहा है CHO ग्रुप, किसी में कीटोन ग्रुप मिल रहा है। तो और अगर आप इनका क्या करते हो, जल अपघटन, कहा गया ना कि वे पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन, मान लो अगर आप चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, अगर इनका आप क्या करते हो, जल अपघटन करते हो। जल अपघटन का मतलब है जल से क्रिया कराते हो, जल में इनको मान लो डाल देते हो। तो इससे क्या होता है, हमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं। मतलब कि देखो एल्डिहाइड होता है इसलिए पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इससे पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थ ही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। उदाहरण इसका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आगे गैलेक्टोज हो गया, ये सभी क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का मतलब आप समझे होगे, ठीक है। देख सकते हो इसमें हाइड्रॉक्सी भी होता है, एल्डिहाइड CHO भी होता है, कीटोन भी होता है। अगर आप इनको जल अपघटित करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप परिभाषा को समझ सकते हो, ये आपको केवल समझाने के लिए हमने बता दिया, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से बात करें, अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं तो आप क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होने पे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं, उन पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इसके उदाहरण या इसके एग्जाम्पल क्या है, वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। ग्लूकोज का भी सूत्र C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का भी सूत्र C6H12O6 होता है। संरचना दोनों की अलग होती है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड CHO समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह C डबल बॉन्ड O समूह होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, परिभाषा, उदाहरण। अब इसके बाद कहा गया इनका वर्गीकरण कीजिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। ध्यान से समझना, इनसे जितने इसके प्रकार है ना कार्बोहाइड्रेट के, इनकी परिभाषा भी फंसती है। जैसे मोनोसैकेराइड की परिभाषा बताओ, ऑलिगोसैकेराइड की परिभाषा बताओ, शर्कराएं क्या होती है, अशर्कराएं क्या होती है, या पॉलीसैकेराइड क्या होती है, ये सब परिभाषा आती लघुत्तरी पे 2-2 नंबर पे भी फंस जाती है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तो है ये, लेकिन इससे 2-2 नंबर वाली परिभाषा भी फंसती है, इसलिए कह रहे हैं एक एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो इसके प्रकार हैं। तो सिंपल कहा गया कार्बोहाइड्रेट 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। पहला प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का शर्कराएं, दूसरा प्रकार है पॉलीसैकेराइड, या कह सकते हो इसे अशर्कराएं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड कह सकते हो या क्या कह सकते हो, अशर्कराएं भी बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, अशर्कराएं, ठीक है। आपसे कोई कहे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पहला शर्कराएं, दूसरा अशर्कराएं। शर्कराएं का मतलब सुगर्स, अशर्कराएं का मतलब नॉन सुगर्स। अशर्कराओं को हम लोग पॉलीसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप देखते हैं एक एक करके इनके प्रकार कार्बोहाइड्रेट के। तो पहला प्रकार हमने बताया शर्कराएं, तो यहाँ से हमने इसका प्रकार लिखा शर्कराएं। शर्कराएं को इंग्लिश में बोलते हैं शुगर, मतलब शुगर क्या होती है, मीठी होती है, तो ये शर्कराएं भी मीठी होती है। तो कहा गया शर्कराएं जो होती है रंगहीन क्रिस्टली व जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट है। शर्कराएं जो है भैया वो रंगहीन क्रिस्टली व जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट है, और कहा गया इनका स्वाद मीठा होता है, ठीक है। इनका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। शर्कराओं का स्वाद जो होता है वो मीठा होता है, ठीक है। और फिर कहा गया इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। शर्कराओं को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले कार्बोहाइड्रेट कहा गया 2 प्रकार के, शर्कराएं और पॉलीसैकेराइड या अशर्कराएं। अब शर्कराएं पढ़ा हमने कि आपका शर्कराएं क्या होती है, शर्कराएं रंगहीन क्रिस्टली व जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट है, इनका स्वाद मीठा होता है। इसके बाद कहा गया शर्कराओं के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। शर्कराओं के भी 2 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। बात करें अगर मोनोसैकेराइड की, तो जो शर्कराएं अधिक लघु अवयवों में जल में अपघटित नहीं होती हैं मोनोसैकेराइड कहलाती। ध्यान से समझना, जो शर्कराएं अधिक लघु अवयव, लघु का मतलब होता है छोटा, अवयव का मतलब होता है खंड, ठीक है, अधिक छोटे खंडों में जल में अपघटित नहीं हो पाती, मोनोसैकेराइड कहलाती है। मतलब कि जैसे कि हम मान लो आपसे कहा है शर्कराएं क्या होती है,
जल में विलय होती हैं। तो अगर आप शर्कराओं में मोनोसैकेराइड ऐसी शर्कराएं होती हैं जिनको अगर आप जल में अपघटित करते हो या जल में घोलते हो, विलय करते हो, तो उससे क्या होती है, ये अधिक लघु अवयवों में अपघटित नहीं होती, अर्थात अधिक लघु अवयवों में टूटती नहीं है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, आपका कहा गया जो शर्कराएं अधिक छोटे अवयव या लघु अवयवों में अपघटित नहीं होती, कहाँ अपघटित नहीं होती, जल में टूटती नहीं है या जल में अपघटित नहीं होती, उन्हें हम लोग मोनोसैकेराइड नाम देते हैं। और इसके उदाहरण जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। ठीक है, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज होती है, ये क्या होती है, एक प्रकार की मोनोसैकेराइड होती है, क्योंकि ये जो है जल में विलय होती है, लेकिन क्या होता है, ये अधिक लघु अवयवों में नहीं टूट पाती, अधिक लघु अवयवों में या अधिक लघु खंडों में ये टूट नहीं पाती। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, जो शर्करा अधिक लघु अवयवों में जल में अपघटित नहीं होती, मोनोसैकेराइड कहलाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। ठीक है, तो ये शर्कराओं का पहला प्रकार है मोनोसैकेराइड। अब इसके बाद देखते हैं शर्कराओं का दूसरा प्रकार ऑलिगोसैकेराइड क्या होती है। ठीक है, तो देखो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अब जगह है नहीं, ऑलिगोसैकेराइड आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझते चलो हम क्या क्या आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, परिभाषा पढ़ा दी, उदाहरण बताया, फिर कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में बताया, दो प्रकार की शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराओं में भी दो प्रकार है, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की परिभाषा समझ गए, शर्कराओं की परिभाषा समझ गए। शर्कराओं में उदाहरण यही दे सकते हो। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। मान लो 2 नंबर पे आपसे परिभाषा पूछ ली गई पेपर में, शर्कराएं किससे कहते हैं बताओ, यही पूछा गया, तो उदाहरण सहित बताओ। तो जो आपका क्या होती है, स्वाद में मीठी होती है तथा ये रंगहीन क्रिस्टलीय व जल में विलय होती, शर्कराएं कहलाती है। उदाहरण सीधा दे देना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। ठीक है, और मोनोसैकेराइड की परिभाषा पूछ ली जाए तो जो शर्करा अधिक लघु अवयवों में जल में अपघटित नहीं होती, उन्हें बोलते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आदि। ठीक है, इस टाइप से आप दे सकते हो। तो ये बात है मोनोसैकेराइड की, शर्कराओं के पहले प्रकार की। अब बात करते हैं शर्कराओं का दूसरा प्रकार, जो कि है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, हम इधर का इरेज करके आपको शर्कराओं का दूसरा प्रकार ओलिगोसैकेराइड समझा देते हैं। तो शर्कराओं का पहला प्रकार देख लिया, मोनोसैकेराइड। अब देखते हैं अगला प्रकार, अगला टाइप ओलिगोसैकेराइड के बारे में। ठीक है, क्या होता है आपका ओलिगोसैकेराइड। तो देखो मोनोसैकेराइड क्या था कि आपका वे पदार्थ जो छोटे अणुओं में क्या होते हैं या छोटे लघु अवयवों में क्या होते हैं, जल में अपघटित नहीं हो पाते, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। और आपका उसमें क्या बताया गया था मोनोसैकेराइड में कि आपका जैसे एग्जाम्पल था उसका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। ठीक है, अब बात करें अगर ओलिगोसैकेराइड की, तो ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइडों के कई अणु, जैसे कि 2 से लेकर 10 अणु तक देती हैं, उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये मतलब एक बड़ी, मान सकते हो मोनोसैकेराइड एक छोटी इकाई है और जो आपकी ये है कौन सी, ओलिगोसैकेराइड, ये एक बड़ी इकाई है, क्योंकि ये क्या करती है, ये जल अपघटित होने पे मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु देती है। ठीक है, अगर ये जल अपघटित होती तो क्या करती है, मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु देती है। और कितने अणु दे सकती है, 2 से लेकर 10 अणु तक ये दे सकती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि जो शर्कराएं जल अपघटित करने पे मोनोसैकेराइडों के कई अणु, लगभग 2 से लेकर 10 अणु तक देती हैं, तो उन्हें हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन से प्रकार की होती है, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड प्रकार की होती है। ठीक है, ये हो जाते हैं ओलिगोसैकेराइड के प्रकार, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड प्रकार की। ठीक है, ठीक है, तो डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड प्रकार की होती है। आप देखें डाइसैकेराइड क्या होता है और ट्राइसैकेराइड क्या होता है। देखो डाइसैकेराइड जो है ओलिगोसैकेराइड का ही प्रकार है और यह जल अपघटित करने पे मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देती है। कहा गया था ना उसमें ओलिगोसैकेराइड पे कि मोनोसैकेराइडों के 2 से लेकर 10 अणु तक देती है, तो वैसा ही आपकी डाइसैकेराइड क्या है, ये जल अपघटित करने पे मोनोसैकेराइडों के कितने, 2 अणु देती है। ठीक है, ये जल अपघटित करने पे भैया मोनोसैकेराइडों के कितने अणु देती है, 2 अणु तक देती है। ठीक है, तो ये आपका है। और एग्जाम्पल भी इसके देख सकते हो डाइसैकेराइड के, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया या लैक्टोज आदि। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज किसी का भी जल अपघटन करते हो तो ये क्या होती है, जल अपघटित होने पे मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देंगी। कितने अणु देंगी, मोनोसैकेराइडों के 2 अणु। मोनोसैकेराइड थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो उन्हीं के क्या करेंगी, 2 अणु आपके देंगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है।
तो डाइसैकेराइड समझे ना, ये जल अपघटित करने में मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देती है। जैसे कि इसके उदाहरण क्या है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अगर इनका आप जल अपघटन करते हो तो ये मोनोसैकेराइडों के 2 अणु आपको देंगी। ठीक है, अब इसके बाद है ट्राइसैकेराइड। क्या होती है ट्राइसैकेराइड? क्या होती है, यह जल अपघटित करने पे मोनोसैकेराइडों के 3 अणु देती है। जैसे डाइसैकेराइड 2 अणु देती है, वैसे ही ट्राइसैकेराइड जल अपघटित करने में मोनोसैकेराइडों के 3 अणु देती है। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि आपका जो शर्कराओं का दूसरा प्रकार है ओलिगोसैकेराइड, ये आपका मोनोसैकेराइड, जब इसे ओलिगोसैकेराइड को क्या करते हैं, जब जल अपघटित करते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड को जब जल अपघटित करते हैं तो ये मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु लगभग 2 से लेकर 10 अणु तक ये देती है। और ये आपका डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड इस प्रकार से होती है। डाइसैकेराइड में 2 अणु देती है, ट्राइसैकेराइड में 3 अणु देती है। इसी टाइप से मतलब अणु देने का ये मतलब जब आप उसको जल में घोलते हो, जल अपघटित का मतलब जब आप उसको जल में घोलते हो तो वो क्या होती है, जल अपघटित होती, जल में टूट जाती है। ठीक है, और मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु आपका देते हैं। ठीक है, तो ये बात थी ओलिगोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड भी पढ़ लिया, ओलिगोसैकेराइड भी पढ़ लिया। ये किसके प्रकार थे, शर्कराओं के प्रकार थे। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार, कौन सा, पॉलीसैकेराइड या अशर्कराएं। हमने आपसे कहा था कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के, शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं पढ़ी, शर्कराएं में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। अब इसके बाद है दूसरा प्रकार अशर्कराएं या पॉलीसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, पढ़ो यहाँ पे, जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पे मोनोसैकेराइडों की बड़ी संख्या देते। कितनी संख्या देते, बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या देते। ठीक है, कितनी संख्या देते हैं, बड़ी संख्या। मतलब जब इनको आप जल अपघटित करोगे तो आपको एक बड़ी नंबर पे मोनोसैकेराइड मिलेंगे, बड़ी संख्या पे मोनोसैकेराइड मिलेंगे। ठीक है, और इन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पे मोनोसैकेराइडों की बड़ी संख्या देते हैं उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं या अशर्कराएं कहते हैं। और इनका स्वाद मीठा नहीं होता। आप देखो, अगर आपका जो शर्कराएं हैं उनका स्वाद मीठा होता है तो वैसा ही अशर्कराओं का स्वाद क्या होगा, मीठा नहीं होगा। ठीक है, इसके उदाहरण है जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया आदि। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से, स्टार्च, सेलुलोज आदि। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे हमने स्टार्च का एग्जांपल लिया था। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 और बाहर लगाए N की जगह आप कोई भी बड़ी संख्या रख सकते हो, 100 रख दो, 80 रख दो, 70 रख दो, इस टाइप से कोई भी बड़ी संख्या, मतलब अपने हिसाब से कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हो। तो N क्या है, यहाँ पे एक बड़ी संख्या है। प्लस जब इसमें NH2O जोड़ा जाता है तब HCl की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाता है और दाब उच्च रखा जाता है। तब यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड कौन कौन से थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इनकी बड़ी संख्या देती है। मतलब देख सकते हो यहाँ पे N का गुणा है ना, NC6H12O6, जहाँ C6H12O6 ग्लूकोज है और N लगा है, मतलब ये ग्लूकोज की एक बड़ी संख्या दे रहे हैं। तो सीधी सीधी बात, जब आपने स्टार्च का जल अपघटन, मतलब जब इसकी जल से क्रिया की तो इसने क्या किए, ग्लूकोज के कई अणु दिए, बड़ी संख्या में ग्लूकोज के अणु दिए। मतलब ये मोनोसैकेराइडों की बड़ी संख्या में अणु दे रहा है। ठीक है, स्टार्च क्या है, यहाँ पे स्टार्च है पॉलीसैकेराइड और ये आपका जो ग्लूकोज है ये क्या है, मोनोसैकेराइड। तो मतलब जब स्टार्च का जल अपघटन हो रहा है तो ये मोनोसैकेराइडों की एक बड़ी संख्या में अणु दे रहे हैं। N का मतलब है कोई बड़ी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये बात है इसकी कि जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पे मोनोसैकेराइडों की एक बड़ी संख्या देते हैं उन्हें हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं और इनका स्वाद जो होता है मीठा नहीं होता। ठीक है, उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज आदि। जैसे स्टार्च का अगर जल अपघटन होता है, स्टार्च प्लस NH2O होता है, तब HCl की उपस्थिति में गर्म करते उच्च दाब में, तो यहाँ से NC6H12O6 मतलब ग्लूकोज की बड़ी संख्या मिलती है, मोनोसैकेराइडों की बड़ी संख्या मिलती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा बताई, फिर उसके उदाहरण बताए, प्रकार में शर्कराएं और अशर्कराएं बताया। ठीक है, अशर्कराओं को पॉलीसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और देखना कि यहाँ पे आपकी जो परिभाषाएं हैं जितनी भी, चाहे जो परिभाषा हो, ओलिगोसैकेराइड की, मोनोसैकेराइड की, जो भी परिभाषा हो, ये 2-2 नंबर पे अलग से भी पूछ ली जाती है। ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2-2 नंबर पे परिभाषा पूछी जाती है कि मोनोसैकेराइड की परिभाषा बताओ उदाहरण सहित, ओलिगोसैकेराइड की बताओ, इस टाइप से भी पूछी जाती है। तो आपको एक एक परिभाषा को यहाँ पे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे वन शॉट पे इसलिए इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक करा रहे हैं जो कि आपकी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और पेपर में आने के चांसेज हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना, ये वाला टॉपिक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो सब लोग क्या करो, इसको नोट कर लो। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक।
आप देखो बात करते हैं भैया अगला टॉपिक, और एक चीज़ जान लो, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर पे या 3 नंबर पे ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। देख सकते हो क्वेश्चन है हमारा, मौलिक परीक्षण क्या होता है। ठीक है, मौलिक परीक्षण क्या होता है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। ये आपसे कह देगा कार्बोहाइड्रेट का कोई परीक्षण लिखिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कोई परीक्षण लिखिए या कार्बोहाइड्रेट का कोई टेस्ट लिखिए। ठीक है, तो वो टेस्ट जो है या परीक्षण जो है वो मौलिक परीक्षण ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये याद रखना। तो बात करें क्या होता है मौलिक परीक्षण। ठीक है, मौलिक परीक्षण की बात करें तो इस परीक्षण का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण अर्थात टेस्ट में किया जाता है। ठीक है, ये जो मौलिक परीक्षण है ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, कि कोई पदार्थ है तो वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, वो कैसे आप पता कर सकते हो, मौलिक टेस्ट के द्वारा। ठीक है, आप कैसे पता कर सकते हो, वो नीचे लिखा है कि एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेके उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहली विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद शांत H2SO4 की डालने पर 2 द्रवों के बीच में बैंगनी रंग का वलय बनता है, तो यह कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, आपको एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेना है, उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहली विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद शांत H2SO4 की डालने पे यदि 2 द्रवों के बीच में बैंगनी रंग का वलय अर्थात बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाता है, तो यह कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, मान लो आपने कोई परख नली इस टाइप से ले रखी है। ठीक है, ये मान लो आपके पास कोई परख नली है, इसको मान लेना कि परख नली है ये। ठीक है, इसको आप लोग मान लेना कि आपके पास क्या है, एक परख नली इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से मान लो एक परख नली है आपके पास। ठीक है, जो कांच की टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, परख नली है। ठीक है, तो इस परख नली में आपको क्या लेना है, ग्लूकोज का जलीय विलयन ले लेना है। क्या ले लेना है, ग्लूकोज का विलयन लेना है, ग्लूकोज का जलीय विलयन। ठीक है, एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेना है, फिर उसमें 2 मिलीलीटर, इसमें क्या करना है, 2 मिलीलीटर 2 ml आपको क्या लेना है, अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहली विलयन। 2 मिलीलीटर अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहली विलयन आपको इसमें मिलाना है। ठीक है, एक परख नली लेना जिसमें ग्लूकोज का जलीय विलयन लेके उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहली विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद, यहाँ से आपको बूंद बूंद करके H2SO4 डालना है, उसमें कुछ बूंद H2SO4 की डालने पर यदि यहाँ पे एक बैंगनी रंग का वलय उत्पन्न हो जाए, एक बैंगनी रंग का छल्ला या वलय टाइप का बन जाए, या सीधा सीधा कह सकते हो यहाँ पे एक बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाए, तो ये जो पदार्थ आपने डाला उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से टेस्ट किया जाता है। सिंपल अगर टेस्ट करना है, आप प्रयोगशाला में हो, एक टेस्ट ट्यूब, एक परख नली ले लेना, उसमें ग्लूकोज का जलीय विलयन लेके उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहली विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद शांत H2SO4 की डालना। अगर वहाँ पे बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, बैंगनी रंग का वाला उत्पन्न होता है, तो आप जान जाओगे वो पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका परीक्षण होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मौलिक परीक्षण पूछा जाता है पेपर में, तो सिंपल आप लोग लिख सकते हो कि इस परीक्षण का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए किया जाता है या परीक्षण के लिए किया जाता है। और एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेके उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहली विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद शांत H2SO4 की डालने पे 2 द्रवों के बीच में बैंगनी रंग का वलय उत्पन्न होता है, तो यह कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट है, मौलिक परीक्षण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना। ठीक है, आपसे कह रहे हैं यहाँ पे जितने टॉपिक पढ़ाने वाले किसी भी टॉपिक को हल्के में ना लेना, सभी टॉपिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं भैया अगला नंबर टॉपिक, अगला नंबर क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हमने जैसा कि कहा यार कि इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जितने टॉपिक इस वीडियो पे है वो सभी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक एक टॉपिक को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास टॉपिक कौन सा है, कहा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य को लिखिए। ठीक है, तो बात करें क्या होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, तो पढ़ना यहाँ से आपसे पूछा गया न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा सुनो, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन तथा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन तथा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है कि मतलब
मतलब न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उन सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में, कहाँ पे, नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन तथा क्रोमोसोम के रूप में ये पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार भी समझ लो, वो भी महत्वपूर्ण है। यहां से कहा गया न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसे बोलते हैं डीएनए। ठीक है, और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसे बोलते हैं आरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए तो सुना है ना, तो वही चीज है न्यूक्लिक अम्ल आपका। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के, पहला डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, दूसरा आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो इस टाइप से 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इसके बाद कहा गया इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, क्या क्या कार्य है इसके 2 महत्वपूर्ण कार्यों को आप लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष में पूछा गया है इसीलिए आपको ये करा रहे हैं और इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात करें न्यूक्लिक अम्ल के क्या क्या कार्य हैं, तो कार्य की बात करें तो पहला कार्य इसका ये है कि डीएनए जो होता है आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में माना जाता है। ठीक है, डीएनए क्या है, एक आनुवांशिकता का क्या है, ये डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। मतलब जो आनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे जो माता या पिता से बच्चे पे आते हैं उन्हें आनुवांशिक गुण बोलते हैं, तो वही चीज कहा गया कि डीएनए जो होता है आनुवांशिकता का एक रासायनिक आधार है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल ही तो है, तो डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल जो है रासायनिक आधार है किसका, आनुवांशिकता का, तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में भी माना जाता है। मतलब जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है वो कहां पे संग्रहित रहती है, डीएनए में। ठीक है, तो ये चीज कहा गया कि डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कार्य यह है कि न्यूक्लिक अम्ल चाहे डीएनए हो या आरएनए, डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना यह भी न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। पहला कार्य तो यह है कि आनुवांशिकता के मतलब जो आनुवांशिक गुणों की जो सूचनाएं होती हैं वो इसमें ही संग्रहित रहती हैं न्यूक्लिक अम्ल में। दूसरा कार्य यह है कि ये प्रोटीन के संश्लेषण में, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण भी कहाँ होता है, न्यूक्लिक अम्ल से होता है। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य है। पहला था डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में माना जाता है। दूसरा है कि न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है। ठीक है, तो ये है आपका न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, उसके प्रकार और उसके 2 महत्वपूर्ण कार्य। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग और समझ लेना, आपसे ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित क्षारक कौन कौन से। ठीक है, क्षारक इंपॉर्टेंट है। देखो डीएनए में भी 4 क्षारक होते हैं, आरएनए में भी 4 क्षारक होते हैं। इसमें अंतर क्या है देखना, डीएनए में जो उपस्थित क्षारक होते हैं, पहला एडेनिन होता है, दूसरा गुआनिन होता है, तीसरा थायमिन होता है, चौथा साइटोसिन होता है। आरएनए की बात करें तो इसमें एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन होता है। इसमें डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे थायमिन और यूरेसिल, यही कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए याद रखना डीएनए में थायमिन क्षारक होता है और आरएनए में यूरेसिल होते हैं और बाकी के 3 सेम होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में होते हैं, लेकिन डीएनए में ये आपका जो ये वाला क्षारक है थायमिन और इसमें यूरेसिल, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बस ये याद रखना डीएनए में कौन से क्षारक होते हैं, आरएनए में कौन से क्षारक होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है। डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित क्षारक बताइए, तो आप क्षारक बता सकते हो। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और यूरेसिल एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। और आरएनए में कौन कौन सा होता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, इसमें यूरेसिल होता है, उसमें थायमिन होता है। ठीक है, तो ये बात है डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित क्षारक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला आपका न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार क्या है और न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए तथा आरएनए होता है इसमें उपस्थित क्षारक कौन कौन से, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, जितनी चीज़ पढ़ा रहे हैं इनको नोट्स बना लेना, अच्छे से इनको आपको तैयार करना, ये जान लो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। अगला टॉपिक देखते हैं, इसको जरा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। आप देखते हैं अगला टॉपिक। आप देखो इसी से एक टॉपिक ये आ जाता है पेपर में, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखे। 2 नंबर का आ जाता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तो जरा आप लोग इसको भी समझ लो। ठीक है, पूछा गया डीएनए तथा आरएनए में अंतर को लिखिए। ठीक है, तो समझ लेते हैं हम लोग डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है,
तो देख लो 4 अंतर 4 हमने लिखे हुए, इनको अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डीएनए की तरफ हमने लिखा पहला अंतर कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम ही है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, तो डीएनए में कैसी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, तो आरएनए में क्या होता है? राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है लेकिन आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है भैया, इसके बाद दूसरा अंतर क्या है? डीएनए जो होता है आनुवंशिक प्रभाव के संचरण को नियंत्रित करता है। जैसे कि हमने अभी कार्य में बताया भी था कि डीएनए जो होता है आनुवंशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो ये दूसरा अंतर है कि डीएनए आनुवंशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है लेकिन आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तीसरा अंतर देखो कि डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। डीएनए की जो होती है द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है लेकिन आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना लेकिन आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। इसके बाद है डीएनए में साइटोसिन व थायमिन, साइटोसिन तथा थायमिन पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी क्षारक बताए थे तो डीएनए में देखा था आपने साइटोसिन तथा थायमिन थे और उसमें क्या थे? साइटोसिन तथा यूरेसिल। इसमें यही अंतर बताया था, इसमें यूरेसिल होता है, इसमें थायमिन होता है। ठीक है, तो यही चीज चौथा अंतर है कि डीएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। साइटोसिन तथा थायमिन, इसमें साइटोसिन तथा यूरेसिल। डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं लेकिन आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल जो होते हैं वो पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। तो ये है डीएनए और आरएनए में अंतर। पहला अंतर था कि मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा, उसमें राइबोज शर्करा, ये आनुवंशिक प्रभाव के संचरण को नियंत्रित करता है, वो प्रोटीन संश्लेषण को। इसमें द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना, इसमें एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना। इसमें साइटोसिन व थायमिन होता है, इसमें साइटोसिन व यूरेसिल होता है। तो ये डीएनए तथा आरएनए में आपके 4 अंतर हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर को लिखिए। ठीक है, तो अब आप लोग इस टॉपिक को भी नोट कर लो। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखो हमने आपसे कहा कि सारे क्वेश्चन यहीं पे होंगे, जितने भी पेपर में पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको करा देंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो नोट करो, इससे देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब बात करते हैं अगला टॉपिक क्या है, डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं इस इंग्लिश में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न पूछा जाता है डीएनए अंगुली छापन की प्रक्रिया क्या है और इसके क्या अनुप्रयोग है, इसके उपयोग क्या है, इस प्रक्रिया को क्यों हम लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी कि डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है और इसके अनुप्रयोग को लिखिए। ठीक है, तो बात करें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किससे कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रयोगशाला तकनीक है। ये एक कैसी तकनीक है? एक प्रयोगशाला तकनीक है। ठीक है, और डीएनए अंगुली छापन में होता क्या है? डीएनए अंगुली छापन के जरिए किसी व्यक्ति के डीएनए की पहचान करने के लिए, किसी व्यक्ति के डीएनए की पहचान करने के लिए इस तकनीक को हम लोग उपयोग लाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसके जैविक अंशों जैसे कि बाल, रक्त, लार आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कहा गया डीएनए अंगुली छापन के जरिए किसी व्यक्ति के डीएनए की पहचान की जाती है और पहचान करने के लिए हम लोग करते क्या, उसके जैविक अंश जैसे कि उसके बाल, रक्त और उसके लार से क्या करते हैं, हम प्रयोगशाला में मतलब उसकी पहचान करते हैं और उससे हम क्या जान जाते हैं कि ये किस व्यक्ति का है। डीएनए अंगुली छापन की वजह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति के डीएनए की पहचान कर सकते हो। आप तुरंत जान जाओगे कि ये डीएनए किस व्यक्ति का है। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि डीएनए अंगुली छापन एक प्रयोगशाला तकनीक है और डीएनए अंगुली छापन के जरिए हम किसी व्यक्ति के डीएनए की पहचान कर सकते हैं और उसकी पहचान करने के लिए उसके जैविक अंशों जैसे कि बाल, रक्त, लार आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले कहा गया डीएनए अंगुली छापन के जरिए किसी व्यक्ति की डीएनए की पहचान की जाती है। डीएनए की पहचान करने के लिए, और पहचान करने के लिए करते क्या, उसके जैविक अंश कौन कौन से, जैसे बाल, रक्त, लार, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग उसके डीएनए की क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के डीएनए की हम लोग पहचान कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। और इसके लिए क्या क्या चीज़ उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का बाल, उसकी लार हो गई, रक्त हो गया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके डीएनए की पहचान
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अब बात करें ये फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया क्यों उपयोग में लाई जाती है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसके अनुप्रयोग पढ़ सकते हो। पहला अनुप्रयोग है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में। मान लो कोई अपराधी है, उस अपराधी की आपको पहचान करनी है, तो प्रयोगशाला में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली तकनीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मान लो बाल, रक्त या लार से हम लोग उसके डीएनए की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि किसी व्यक्ति को पैतृकता का निर्धारण करने में, किसी व्यक्ति की पैतृकता का निर्धारण करने में भी हम इसको अनुप्रयोग में ले आते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की पैतृकता निर्धारित करने में। और फिर तीसरा उपयोग ये है कि किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों अथवा माता पिता के डीएनए से तुलना करने में। मान लो किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई, तो उसके बच्चे या माता पिता के डीएनए से तुलना कर ली जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि हाँ ये मान लो वही मृतक, मतलब मृतक के माता पिता या बच्चे ही है। ठीक है, तो मतलब इससे आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान कर सकते हो। ठीक है, उनके बच्चे और माता पिता के डीएनए से तुलना करके। ठीक है, तो ये आपके अनुप्रयोग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग। पहला तो ये है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में, किसी व्यक्ति की पैतृकता निर्धारित करने में, और किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों अथवा माता पिता के डीएनए से तुलना करने में। ठीक है, तो इस टाइप से ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार करना है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले पढ़ाया, फिर डीएनए आरएनए में अंतर, फिर डीएनए अंगुली छापन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से नोट कर लो। आप बात करते हैं भैया अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक हमारे पास है ज्विटर आयन क्या होता है और ज्विटर आयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा जाता है पेपर में हर साल जाता है। ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर पे प्रश्न आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ज्विटर आयन क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया ज्विटर आयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आप ज्विटर आयन क्या होते हैं, ज्विटर आयन को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एमिनो अम्ल को पढ़ना होगा कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। अगर आप एमिनो अम्ल समझ गए तो आप ज्विटर आयन को भी समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमिनो अम्ल देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे एमिनो अम्ल की बात की सबसे पहले कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं, इन्हें इंग्लिश में एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं, वे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिल समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले न्यूक्लिक अम्ल पढ़ाया था, न्यूक्लिक अम्ल जिसमें डीएनए और आरएनए पढ़ा था। ठीक है, अब है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में कहा गया वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक मतलब एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होते हैं, उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह हो, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो देखो कहा गया वे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह का मतलब होता है जिसमें क्या हो, NH2 समूह हो। ठीक है, NH2 को एमिनो समूह बोलते हैं, और जो कार्बोक्सिल समूह बोला गया वो होता है COOH। ठीक है, वो क्या होता है COOH। तो मतलब कि एमिनो अम्ल जो होते हैं उसमें आपका एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है, और ऐसे यौगिक ही एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, कि वे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिल समूह होते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NH2CH COOH, और यहाँ पे कोई मान लो एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे R जोड़ सकते हो, R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3 C2H5 कोई भी। ठीक है, मान लो यहाँ पे CH3 जोड़ दिया जाए, तो ये एक प्रकार का क्या है, एमिनो अम्ल है जिसमें एक NH2 समूह एक COOH समूह है। ये संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कहा गया वे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह एक या एक से अधिक हो सकते हैं तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होते हैं, उन्हें हम लोग एमिनो एसिड एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है सिंपल एमिनो अम्ल की। क्या होते हैं एमिनो अम्ल, जिसमें एक NH2 समूह मतलब एक या एक से अधिक NH2 समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होते हैं, उन समूह को ही हम लोग एमिनो एसिड एमिनो अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको सिंपल समझ में आई होगी। आप बात करें ज्विटर आयन की कि ज्विटर आयन क्या होता है। ज्विटर आयन जो है ना भैया, वो भी इस एमिनो अम्ल से ही रिलेटेड है। ठीक है, परिभाषा अगर पूछी जाए एमिनो अम्ल की तो लिख देना इसी टाइप से। एग्जाम्पल जो अभी लिखा था यही वाला लिख सकते हो, उदाहरण के तौर पे NH2CH जैसे भी लिखा था ना, NH2CH यहाँ पे CH3 COOH, तो इस टाइप से उदाहरण भी दे सकते हो एमिनो अम्ल का। ठीक है, आप बात करें ज्विटर आयन क्या होते हैं। ज्विटर आयन की बात है तो देखो हमने यहाँ से लिखा है कि
एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिल समूह जो कि अम्लीय होता है, कार्बोक्सिल समूह अम्लीय होता है, तथा एक एमिनो समूह या एमीन समूह कह सकते हो, तथा एक एमीन समूह जो कि क्षारीय होता है, समान अणु में पाए जाते हैं। ठीक है, एमिनो अम्ल जो होते हैं उसमें एक कार्बोक्सिल समूह जो कि अम्लीय होता है तथा एक एमिनो समूह जो कि क्षारीय होता है, समान मात्रा में पाए जाते हैं या समान अणु में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कहा गया जलीय विलयन में COOH समूह एक H+ होता है, जलीय विलयन में एक COOH समूह एक H+ होता है तथा NH2 समूह इसे स्वीकार करता है, NH2 समूह इसे स्वीकार करता है और इस प्रकार ज्विटर आयन का निर्माण होता है। ठीक है, कहा गया जलीय विलयन में COOH समूह एक H+ आयन को खोता है तथा NH2 समूह इसे क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार ज्विटर आयन का निर्माण होता है। इस प्रकार किस आयन का निर्माण होता है, ज्विटर आयन का निर्माण होता है। ठीक है, कहा गया ज्विटर आयन संरचना के कारण एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के भी होते हैं। ठीक है, ये जो ज्विटर आयन संरचना होती है इसी के कारण एमिनो एसिड एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के क्यों होते हैं, तो इसको संक्षेप में बताइए। तो ये ज्विटर आयन के कारण ही होते हैं, तब भी आपको ये ज्विटर आयन ही लिखना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लाइन भी लिख दी कि ज्विटर आयन संरचना के कारण एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ज्विटर आयन एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के क्यों होते हैं, तो आपको ये ज्विटर आयन के बारे में संक्षेप में बताना होगा कि इसी कारण ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, तो सिंपल अब बात करें इसकी ज्विटर आयन क्या होती है, तो देखो सिंपल इसमें होता क्या है। सबसे पहले जैसे अभी था आपके पास NH2 CH ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एल्किल लगा सकते हो। मान लो अभी हम यहाँ पे R ही रख रहे हैं, R की जगह आप CH3 C2H5 कोई भी एल्किल समूह लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एमिनो अम्ल है। ये क्या है हमारे पास, एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल है। ठीक है, एमिनो एसिड हमारे पास। अब ये एमिनो एसिड क्या करता है, जब जलीय विलयन में होता है। ठीक है, जब ये जलीय विलयन में होता है तब आपको ये डबल साइडेड एरो लगा लेना है। ठीक है, इस टाइप से, ये इस टाइप से डबल साइड वाला एरो लगाना है। अब इसमें होता क्या, जब ये जलीय विलयन में होता है तो कहा गया COOH समूह एक H+ को खो देता है। ये जो इसका H है ये इसको खो देगा और कौन इसे ग्रहण करेगा, NH2 समूह इसे स्वीकार करता है या ग्रहण करता है। तो ये जो H है ये यहाँ से चला जाता है और ग्रहण कौन करता है, NH2। तो NH2 है, अभी जब ये H इसके पास आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, COO हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो NH2 ये रहा, इसमें से एक हाइड्रोजन आ गया तो NH3 हो गया, CH R और COO। अब यहाँ पे जब कोई चीज़ गई है आपको यहाँ पे माइनस लगा लेना, COO के ऊपर माइनस हो जाएगा और NH3 जो है इसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से जो प्लस और माइनस आयन होते हैं इन्हीं आयनों को ही ज्विटर आयन बोलते हैं। जो प्लस और माइनस आयन बने हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। या इसे आप दूसरा नाम ले सकते हो इसका, द्विध्रुवीय आयन भी इसे बोलते हैं, द्विध्रुवीय आयन, द्विध्रुवीय आयन भी बोलते हैं। तो ये नाम भी इसका याद रख लेना, ज्विटर आयन या द्विध्रुवीय आयन। द्विध्रुव का मतलब ये होता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो इस टाइप से ज्विटर आयन का निर्माण होता है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपसे कहा गया था ना जलीय विलयन में, इसलिए आपको यहाँ पे जल की भी उपस्थिति दे देनी है, H2O की। इस टाइप से सिंपल देख सकते हो, आपको बस इसी टाइप से उदाहरण दे देना है कि मतलब कहा गया था कि जब एमिनो अम्लों में कार्बोक्सिल समूह अम्लीय होता है, ये जो COOH समूह होता है एक अम्लीय समूह होता है, तथा जो एमीन समूह होता है NH2 ये क्षारीय होता है और ये समान अणु में होता है। देख सकते हो NH2 भी एक है और COOH भी एक। जब होगा NH2 दो होगा तो COOH भी 2 होगा। ठीक है, और जलीय विलयन में, जब ये जलीय विलयन में हमने रखा इन्हें तो COOH समूह एक H+ होता है, ये अपना H+ होएगा और NH2 इससे क्या करेगा, NH2 समूह इसे स्वीकार करता है या ग्रहण करता है। तो ये हाइड्रोजन इस पे आ गया तो NH3+ हो गया, CH R COO- हो गया। ठीक है, इस प्रकार ज्विटर आयन का निर्माण होता है। इस प्रकार ये जो प्लस और माइनस आयन बने हैं इन्हीं को ज्विटर आयन या द्विध्रुवीय आयन बोलते हैं। और एक चीज और याद रखना यहाँ पे कि ज्विटर आयन संरचना के कारण ही एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के भी होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उभयधर्मी प्रकृति के क्यों होते हैं एमिनो अम्ल, तो ज्विटर आयन संरचना के कारण, ये जो ज्विटर आयन की संरचना बनती है इसी कारण ये एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये टॉपिक भी कंप्लीट है, ज्विटर आयन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग समझ सकते हो क्या होते हैं आपके ज्विटर आयन। अब इसके बाद एक टॉपिक है इसी टाइप से पेप्टाइड आबंध, एमिनो अम्लों से ही रिलेटेड है। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो, पेप्टाइड बंध के बारे में भी देख लेते हैं।
अब बात करते भैया अगला टॉपिक जो है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा मस्त टॉपिक है, ठीक है। इसको भी अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। बात करना है हमें पेप्टाइड आबंध या पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा इसको भी समझाना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो बात करें क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड आबंध, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने लिखा हुआ है आपका कि रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध क्या होता है उसको समझना। कहा गया रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध जो होता है वो COOH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है, ठीक है। रासायनिक रूप से जो आपका पेप्टाइड आबंध होता है COOH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। COOH समूह और NH2 समूह किसमें होता है, एमिनो अम्ल में, तो ये भी एमिनो अम्ल में ही होता है, ठीक है। तो रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध COOH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध या बॉन्ड होता है। दो एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया जो होती है एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड आबंध ये होता है पेप्टाइड आबंध CONS, ठीक है, ये बनता है। ध्यान से समझो, कहा गया रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध जो होता है COOH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध या बॉन्ड होता है। इसके बाद कहा गया दो एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य जो अभिक्रिया होती है एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु जो होता है मुक्त होता है, बाहर निकलता है या मुक्त होता है और पेप्टाइड आबंध CONH बनता है, ठीक है। ये बात है, पेप्टाइड आबंध यही CO और NH जो ये बीच में बॉन्ड बना इसे ही पेप्टाइड आबंध बोलते हैं, ठीक है। अब इसे उदाहरण द्वारा समझे तो देखो हमें करना क्या होगा। कहा गया दो एक जैसे ले सकते हो अथवा दो भिन्न भिन्न एमिनो अम्लों के अणु ले सकते हो, जिससे अभिक्रिया होगी तब आपका क्या होगा, जल का अणु मुक्त होगा और बनेगा क्या, पेप्टाइड आबंध, ठीक है। तो समझते इसे। उदाहरण के तौर पे हम मान लो अलग अलग भी ले सकते हैं एमिनो अम्ल, एक जैसे एमिनो अम्ल भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। मान लो हम दो अलग अलग एमिनो अम्लों के उदाहरण ले, जैसे पहला NH2 यहाँ पे CH2 COOH, एक एमिनो अम्ल ये हो गया जिसमें एक NH2 समूह एक COOH समूह, इसका नाम जान लो, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। इसका क्या नाम होता है, ग्लाइसिन। दूसरा एक एमिनो अम्ल मान लो हम ले ये वाला NH2 और यहाँ पे CH, ठीक है, CH, यहाँ पे मान लो CH3 COOH। ये हमारे पास एक एमिनो अम्ल है, इसका नाम है एलाइनिन। इसका नाम क्या है, एलाइनिन, ठीक है। इसका नाम था ग्लाइसिन, इसका नाम है एलाइनिन। अब जब ये ग्लाइसिन और एलाइनिन अगर बात करें, ये दोनों अलग अलग एमिनो अम्ल हमने लिए हैं, ठीक है। जब ये आपका कहा गया कि एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य जब अभिक्रिया होती है तो एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है। मतलब एक का कार्बोक्सिल समूह COOH और दूसरे का NH2 समूह, इसके मध्य संयोग होता है, जिससे जल का एक अणु मुक्त होता है, जल का एक अणु बाहर निकलता है। देखो कैसे, सिंपल ये क्रिया कैसे होती समझना, ठीक है। सिंपल कैसे होती समझना। यहाँ पे आपका जैसे पहले का COOH समूह कहा गया, एक का कार्बोक्सिल समूह कहाँ कहा गया, ये कि एक अणु का एमिनो समूह तथा दूसरे अणु का कार्बोक्सिल समूह। तो यहाँ पे हमारे पास इधर वाले में COOH है और इधर वाले में NH है। तो देखो एक का कार्बोक्सिल समूह और दूसरे का NH2 समूह जो है, इसमें से आपको इसके क्या करना है, ये जो OH आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, इसमें ये चीज़ ध्यान से देखना, इसमें जो ये आपको OH दिख रहा है और इसमें से एक H, ध्यान से देखो, ये OH और ये H मिला के आपको H2O सबसे पहले बाहर करना पड़ेगा। यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन कहा गया था H2O मुक्त होती है, जल का अणु मुक्त होता है, तो यही H2O बाहर निकलता है। बनेगा क्या, ये NH2 देख रहे हो, ये NH2 आपका रहा, यहाँ पे ये CH2 देख रहे हो, ये CH2 आपका आया। इसके बाद यहाँ से COOH में से OH तो निकल गया, बचा क्या, CO, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से NH2 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, बचा क्या, NH, क्या बचा, NH। आगे देखोगे CH बचा, यहाँ पे CH के साथ CH3 लगाए और फिर आगे है COOH, ठीक है। तो ये जो बीच में ये बना है ना, ये जो CONH बना है, इसे ही पेप्टाइड आबंध बोला जाता है, इसे ही पेप्टाइड आबंध बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपका पेप्टाइड आबंध है, ठीक है, पेप्टाइड आबंध, ठीक है। इसी टाइप से पेप्टाइड आबंध बनता है। और इस बने हुए यौगिक की बात करें कि इस यौगिक का क्या नाम है, तो इसका नाम होता है ग्लाइसिल एलानिन, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, ग्लाइसिल एलानिन, ठीक है। इसका नाम हो जाता है ग्लाइसिल एलानिन। सिंपल क्या था, ग्लाइसिन
ग्लाइसिन था, ठीक है। ग्लाइसिन जो था, ग्लाइसिन ने एलानिन से क्रिया की, ग्लाइसिन ने एलानिन से क्रिया की, ग्लाइसिन ने एलानिन से क्रिया की, जिससे बना क्या, ग्लाइसिल एलानिन। क्या बना, ग्लाइसिल एलानिन। हमें तो मेन पेप्टाइड आबंध से मतलब है, तो यहाँ से OH यहाँ का हाइड्रोजन जलकाणु मुक्त होता है और CONH पेप्टाइड आबंध बन जाता है, ठीक है। आप परिभाषा एक बार फिर से पढ़ सकते हो। रासायनिक रूप से जो पेप्टाइड आबंध बनता है COOH समूह और NH2 समूह के मध्य बनता है। आपने देखा यहाँ पे COOH समूह और NH2 समूह के मध्य ही बना है बॉन्ड, ठीक है। आप कहा गया दो एक जैसे भी ले सकते हो अमीनो अम्ल या दो भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल ले सकते हो। हमने दो भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल लिए, एक ग्लाइसिन लिया, एक एलानिन लिया, ठीक है। अब इनके अणुओं के मध्य जो अभिक्रिया होती है, एक अणु के एमिनो समूह, एक के एमिनो समूह तथा दूसरे के कार्बोक्सिल समूह COOH समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके कारण या जिसके फलस्वरूप एक जलकाणु मुक्त होता है। यहाँ से OH और यहाँ का हाइड्रोजन मिलकर जलकाणु मुक्त होता है, जलकाणु बाहर निकलता है और बनता क्या है, पेप्टाइड आबंध CONH। देख सकते हो यहाँ से CONH मिलकर ये पेप्टाइड आबंध CONH बना और ये जो बना हुआ उत्पाद है इसका नाम है ग्लाइसिल एलानिन, ठीक है। ग्लाइसिन और एलानिन ने मिलकर क्या बना दिया, ग्लाइसिल एलानिन, ठीक है। तो इस टाइप से ये बात है पेप्टाइड आबंध की कि पेप्टाइड आबंध क्या होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये टॉपिक भी सबको समझ में आया। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक आपको अच्छे समझाते चले, भले ही टाइम लग जाए, बड़ा वीडियो बन जाए, लेकिन पूरी कोशिश में कि ये चैप्टर पूरा इसी वीडियो पे वन शॉट में हो जाए और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मतलब इस चैप्टर के जितने भी नंबर है आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स हो जाए, ठीक है। बस आपको करना क्या है, जितने टॉपिक बता रहे हैं इन सबको आपको तैयार करना है, ठीक है। और एक काम और करना यार, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो शेयर कर दिया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके, ठीक है। तो बस आपको करना क्या, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। आप देखो भैया, बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लिपिड क्या होते हैं, ठीक है। लिपिड क्या होते हैं और इनके मुख्य कार्यों को लिखिए। लिपिड क्या है और इनके मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बात करें क्या होते हैं आपके लिपिड, तो कहा गया वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। मतलब कि वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं ना, उन्हें ही लिपिड कहा गया है, ठीक है। वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लिपिड जो होते हैं जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ईथर, कामा, क्लोरोफॉर्म में विलेय होते है, ठीक है। ये निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायक होते हैं जो ईथर, कामा, क्लोरोफॉर्म में विलेय होते हैं। तो ये है लिपिड की परिभाषा। इसके बाद बात करें लिपिड के उदाहरण, कौन कौन से लिपिड होते हैं, तो देखो जैसे उदाहरण है स्टेरॉयड हो गया, टर्पीन्स हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, वसा और तेल, ये लिपिड के उदाहरण है, ठीक है। कौन कौन से, स्टेरॉयड, टर्पीन्स, फास्फोलिपिड, वसा और तेल, ठीक है, उदाहरण हो गए। फिर इसके बात करें लिपिड के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। पहला कार्य है लिपिड का कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में, अभाव का मतलब होता है कमी, तो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव या प्रोटीन की कमी में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना लिपिडों का कार्य होता है। लिपिड का एक पहला कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव या प्रोटीन की कमी में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। दूसरा कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, इसका दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य इसका यह है कि ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। ये जो होते हैं ये हार्मोन्स विकास, हार्मोन्स के विकास, वृद्धि, पोषण और जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव या कमी में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, पहला कार्य इनका। फिर शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, और ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण और जनन क्षमता को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये है लिपिड क्या होता है और लिपिड के कार्य, ठीक है। 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है लिपिड क्या होता है और लिपिड के कार्य को बताओ, तो आप सिंपल से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो पेपर में, ठीक है। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है ये ज़्यादातर थ्योरी वाले हैं, ठीक है। और बायो वालों को तो अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बायो में भी ये चीज़ें पढ़ी, सब DNA RNA सब कुछ। तो बायो वालों को तो पता है, मैथ वालों को थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा अच्छे से। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे थ्योरी वाले ही क्वेश्चन आपके हैं जितने हैं। तो ये हो गया लिपिड क्या होते हैं, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है।
आप देखते भैया अगला टॉपिक जो होने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत, प्रोटीन में पाए जाने विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए तथा प्रोटीन के कार्य भी लिखिए। इसमें हमने सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए जो कि अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। पहले तो ये पूछा जाता है प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, प्रोटीन पे पाए जाने वाले मुख्य तत्व क्या होते हैं, सभी इसी में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देख सकते हो कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, प्रोटीन में पाए जाने विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए तथा प्रोटीन के कार्यों को भी लिखिए। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसे समझते हैं क्या होते हैं प्रोटीन। ठीक है, पहले परिभाषा देखो, हमने लिखा प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो है उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, और एमिनो अम्ल जो होती है प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है। एमिनो अम्ल जो होती है प्रोटीन की एक आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा में कहा गया ये जो आपके प्रोटीन होते हैं ये आपका उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और एमिनो अम्ल जो होती है प्रोटीनों की एक आधारभूत इकाई होती है। और जो प्रोटीन होते हैं या वनस्पतियों तथा जंतुओं में प्रचुरता में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वनस्पतियों एवं जंतुओं में क्या होते हैं, प्रचुरता में, प्रचुरता का ही मतलब है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है ये वनस्पतियों तथा जंतुओं में आपका प्रचुरता में पाए जाते हैं, मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो प्रोटीन क्या होते हैं कि आपका प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, एमिनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है और यह वनस्पतियों तथा जंतुओं में प्रचुरता में पाए जाते हैं। अब बात करें प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत आपको पता है जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस, दाल। ठीक है, चाहे आपकी अरहर की दाल हो या किसी चीज़ की दाल, इन सब में प्रोटीन होती है। ठीक है, तो दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि ये सभी क्या है प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद बात करें प्रोटीन के मुख्य तत्व कौन कौन से, मतलब प्रोटीन में पाए जाने वाले मुख्य तत्व। तो प्रोटीन में पाए जाने वाले मुख्य तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। 5 तत्व ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये प्रोटीन में पाए जाने वाले मुख्य तत्व हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, ये प्रोटीन में पाए जाने वाले क्या है मुख्य तत्व हैं। अब इसके बाद बात करें प्रोटीन के कार्य कि प्रोटीन का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, तो प्रोटीन का पहला कार्य है पेशियों का निर्माण करना। प्रोटीन हमारे शरीर में पेशियों का निर्माण करती है। ठीक है, दूसरा कार्य होता है शरीर की वृद्धि व विकास में सहायता करती है। प्रोटीन जो होती है शरीर की वृद्धि व विकास में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, फिर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का सुधार करती है। ठीक है, यहाँ पे करती है लिख लेना। ठीक है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का सुधार करती है। प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर में जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं, क्षति का मतलब जो नुकसान, क्षति का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, मतलब क्षति का मतलब जो कमजोर कोशिकाएं समझ सकते हो, तो ऐसी कोशिकाएं जो क्षतिग्रस्त हो तो उन कोशिकाओं का सुधार भी प्रोटीन की मदद से होता है हमारे शरीर में। और रक्त व शरीर के अन्य द्रव के पीएच मान का नियंत्रण भी प्रोटीन करती है। रक्त, शरीर के अन्य द्रव के पीएच मान का नियंत्रण भी कौन करती है, प्रोटीन करती है। ठीक है, तो ये है प्रोटीन के कार्य। पहला पेशियों का निर्माण करती है, शरीर की वृद्धि व विकास में सहायता करती है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का सुधार करती है और रक्त व शरीर के अन्य द्रव के पीएच मान को नियंत्रण करती है। ठीक है, तो ये है प्रोटीन की परिभाषा, प्रोटीन के मुख्य स्रोत, प्रोटीन के मुख्य तत्व और प्रोटीन के मुख्य कार्य। तो इसको आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है क्या होती है प्रोटीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं भैया अगला टॉपिक जो होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ सकते हो इसे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास विटामिन के लिए। ठीक है, विटामिन को लेके क्वेश्चन है कि विटामिन क्या होता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है विटामिन क्या होते हैं और ये किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, मतलब इनके कितने प्रकार होते हैं या ये किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नामों को भी लिखिए। ठीक है, पहले पूछा गया विटामिन क्या होते हैं, विटामिन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, मतलब विटामिन के प्रकार बताओ। फिर ये कहा गया कि विटामिन
के रासायनिक नाम, सभी विटामिनों के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हो इसे, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है मान लो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछ लिया गया विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करें विटामिन हमारे क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पर से देखो लिखा है कि भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में विशिष्ट उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, कहा गया भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ मतलब जो हमारे खाने पीने के पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनमें पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में विशिष्ट उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो हमारी कोशिकाओं में, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में विशिष्ट उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है, उन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को हम लोग विटामिन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है कि भोज्य पदार्थ अर्थात खाने योग्य जो भोज्य पदार्थ हमारे भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में विशिष्ट उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। इसके बाद बात आती है कि विटामिन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो विटामिन के प्रकार बात करें, विटामिन दो प्रकार की होती है। पहली जल में घुलनशील विटामिन, दूसरी वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होती है जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होती है। और दूसरा जो प्रकार है वसा में घुलनशील विटामिन, ये दो प्रकार, ये आपकी कौन कौन से प्रकार की, ये आपकी जैसे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, के, इसको आप याद भी कर सकते हो ऐसे कीड़ा। ठीक है, के ई डी ए, कीड़ा के नाम से याद कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, आपका जो वसा में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जाए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, तो कीड़ा ट्रिक याद रखना, क्या रखोगे, कीड़ा का मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, ये ट्रिक समझ सकते हो, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। विटामिन के प्रकार क्या है, या दो प्रकार की होती है। पहला जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी, विटामिन सी। दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, इस टाइप से। अब बात कही गई कि विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो विटामिन जैसे आपके हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, इनके नाम की बात कर लेते हैं, फिर इनके कमी से होने वाले रोग। ठीक है, बात करें, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं और विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे लिखा विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है याद रखना आप लोग, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और कमी से होने वाले रोग भी सामने लिखे, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रतौंधी रोग हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। फिर है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, अगर विटामिन बी की कमी है तो बेरी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये याद रखना। ठीक है, फिर है विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। फिर है विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से नपुंसकता रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, नपुंसकता रोग होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, फिर इसके बाद है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है, ध्यान समझना, फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, कौन सा रोग होता है, शरीर में रक्त का थक्का ना बनना, ये रोग हो जाता है। तो इस टाइप से ये है विटामिन, ये इनके सामने रासायनिक नाम लिखे हुए हैं और ये इनके कमी से होने वाले रोग। इनको तैयार कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। मान लो आपसे पूछा गया स्कर्वी रोग किस विटामिन से स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, सीधा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है,
आपका ये रेटिनॉल, ठीक है। इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पे, तो आप बता सकते हो कब जब आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको परिभाषा, विटामिन के प्रकार, फिर विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, इतनी चीज़ तैयार कर लेनी इससे, ठीक है। तो हमने पूरा आपका पढ़ा, लिपिड भी पढ़ लिया, आपका विटामिन भी पढ़ लिया, प्रोटीन भी पढ़ा, न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी टॉपिक जो थे चैप्टर के पढ़े। अब एक टॉपिक बचता है ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज की अभिक्रियाएं भी पेपर में पूछी जाती है। तो अब हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जैसा कि हमने आपको समझाया था कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाया था, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लो, फिर ग्लूकोज के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, एक चीज जान लो, इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत सारी अभिक्रियाएं भी आपके पेपर में फंसती हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना आप लोग, ग्लूकोज के निर्माण की विधि तथा ग्लूकोज के रासायनिक गुण को लिखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी जो जो अभिक्रियाएं हैं ग्लूकोज की, जैसे ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करो, और भी इस टाइप की बहुत सारी अभिक्रियाएं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, तो उन सभी अभिक्रियाओं को भी आपको इसी क्वेश्चन पे हम करा देंगे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन पे जितनी अभिक्रिया होने वाली है सभी को अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो अच्छे से देखना। तो देखो, देखते हैं ग्लूकोज बनाने की विधि, फिर ग्लूकोज के रासायनिक गुण। तो उससे पहले हम ग्लूकोज के सूत्र की बात कर लेते हैं। तो सूत्र समझ लो, ग्लूकोज का सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसे स्ट्रक्चर की तरह बनाना है तो इसे इस टाइप से बनाया जाता है, CHOH का होल 4 CH2OH, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। यहाँ पे 6 कार्बन आपको मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन, ठीक है। इस टाइप से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। अब बात करते हैं ग्लूकोज के निर्माण की विधियाँ। इस C6H12O6 के निर्माण की विधियों को देखते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसके रासायनिक गुण, ठीक है। निर्माण के विधि में तो प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद रासायनिक गुण सभी इंपॉर्टेंट, तो रासायनिक गुणों को अच्छे से देखना, ठीक है। तो निर्माण की विधि में हम जो इंपॉर्टेंट है प्रयोगशाला विधि, उसी को देख रहे हैं। प्रयोगशाला विधि क्या होती है, तो प्रयोगशाला विधि समझना, गन्ने की शर्करा को एथिल अल्कोहल तथा तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज व फ्रक्टोज का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण अगर आपको करना है तो आप प्रयोगशाला में कर सकते हो। कैसे, सिंपल, आपको गन्ने की शर्करा लेनी है, कहा गया ना, गन्ने की शर्करा लेनी है, और उसको करना क्या है, उसको एथिल अल्कोहल तथा तनु HCl की उपस्थिति में आपको क्रिया करानी है, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। तो सिंपल देखते हैं, आपको लेना क्या है, गन्ने की शर्करा। इसका सूत्र जान लो, इसका सूत्र होता है C12H22O11 C12H22O11, इसे बोलते हैं गन्ने की शर्करा। जब आप इसको क्या करते हो, जब इसको क्या करते हो, एथिल अल्कोहल तथा तनु HCl की उपस्थिति में इसका क्या करते हो, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है इसकी जल से क्रिया करते हो। जब आप इसकी जल से क्रिया करते हो, और उपस्थिति किसकी किसकी देनी है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, और तनु HCl मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तनु HCl आपको यहाँ पे लिख देना है। अब बनेगा क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ से C12 है तो आपको C12 को 2 खंडों में तोड़ देना है, एक C6H12O6 प्लस C6H12O6, इस टाइप से आपका बनता है। इसका नाम है ग्लूकोज, जो कि हमें बनाना था इस विधि से, और इसका नाम है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों चीज़ें में हमें मिलती हैं, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 12 कार्बन इधर है, इधर 6 12 कार्बन, हाइड्रोजन 22 और 2 24 इधर है, इधर देखोगे 12 12 24 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें 11 और 1 12 ऑक्सीजन इधर है, इधर 6 12 ऑक्सीजन, बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है आपका गन्ने की शर्करा। जब इसका जल अपघटन मतलब जल से क्रिया एथिल अल्कोहल तथा तनु HCl की उपस्थिति में होती है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, आपका ग्लूकोज बन के आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग ग्लूकोज को बना सकते हैं। तो सिंपल सी विधि है प्रयोगशाला विधि ग्लूकोज बनाने की, इसको आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब हम आएंगे ग्लूकोज के रासायनिक गुणों पे। रासायनिक गुण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रासायनिक गुण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि ही है इसकी बनाने की विधि। आप रासायनिक गुणों को अच्छे से समझना, ठीक है। तो यहां से हेडिंग लगी रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में क्या होता है आपको, मतलब जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की
सभी मान लो यौगिकों से क्रिया करानी होती है। मान लो ग्लूकोज इस यौगिक से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज इससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यही होता है रासायनिक गुण पे। ठीक है, तो पहला रासायनिक गुण है फेलिंग विलयन से क्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद है टालेन अभिकर्मक से क्रिया, और भी जो महत्वपूर्ण सारे हैं। ठीक है, आप देखो पहला फेलिंग विलयन से क्रिया। एक चीज जान लो, आपसे अगर कभी भी फेलिंग विलयन पूछ लिया जाए, पेपर में पूछ लेता फेलिंग विलयन पर टिप्पणी लिखिए, फेलिंग विलयन क्या होता है, तो उसमें यही चीज करना है जो हम यहाँ पे बताने वाले। ठीक है, फेलिंग विलयन में क्या होता है, सबसे पहले आपको ग्लूकोज लेना है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHOCHOH का होल 4 CH2OH, ये हमने अभी बताया है। ठीक है, यही होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, CHOCHOH का होल 4 CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोज। अब इसकी अभिक्रिया आपको किससे करनी, फेलिंग विलयन से। फेलिंग विलयन का सूत्र होता है CuO। ठीक है, इसका नाम है फेलिंग विलयन। क्या नाम है इसका, फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन, या इसे बोल सकते हो क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, आप जब फेलिंग ये जो आपका ग्लूकोज है फेलिंग विलयन से क्रिया करता है तो बनाता क्या है, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से आपका क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना है। ठीक है, 2 का गुणा कर लिया। अब यहाँ पे आपका जो 2 का गुणा हुआ उससे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 का गुणा होने से 2 ऑक्सीजन हो गए। 2 में से 1 ऑक्सीजन आपको इस पे लगा देना है। देखो 2 में से 1 ऑक्सीजन यहाँ पे लगाओगे तो हो क्या जाएगा, CHO है, इसमें देखो C तो ये रहा, ये वाला ऑक्सीजन लिख लो CO हो गया, यहाँ का 1 ऑक्सीजन लिख लो और ये वाला हाइड्रोजन लिख लो। देखो हमने क्या किया, ये जो CHO था इसमें हमने 1 ऑक्सीजन बीच में लगा दिया तो COO और 1 H मिलकर COOH। नीचे का सेम रहेगा CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। और बनेगा क्या, यहाँ पे 2 है गुणा तो 2 का गुणा होने की वजह से Cu कितने हो गए हमारे पास, 2, तो Cu2 हो गया। ऑक्सीजन 2 थे, 1 यहाँ यूज कर लिया, 1 बचा तो Cu2O। ठीक है, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, इसका नाम जान लो, ये जो Cu2O बना इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। और एक चीज जान लो, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। ठीक है, और ये जो बना है आपका इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। इसका नाम याद रखना, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, तो मतलब जब ग्लूकोज आपका ये जो ग्लूकोज है CHOCHOH का होल 4 CH2OH, जब ये फेलिंग विलयन से क्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में फेलिंग विलयन पे टिप्पणी लिखो, तो टिप्पणी में आपको जो हिंदी लिखनी वो क्या लिखनी वो समझ लो। सिंपल, जैसे यहाँ पे अभिक्रिया है वैसे ही हिंदी लिख देना कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेलिंग विलयन से करते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। आपका जब आपका ग्लूकोज फेलिंग विलयन से क्रिया करता है तो क्या होता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। या ऐसे लिख सकते हो कि ग्लूकोज जब आपका किससे, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम याद रखना क्यूप्रिक ऑक्साइड। ग्लूकोज जब क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है और यह अभिक्रिया फेलिंग विलयन कहलाती है। ठीक है, क्या लिखना है, ग्लूकोज जब क्यूप्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है और यह अभिक्रिया फेलिंग विलयन कहलाती है। उसके बाद ये वाली अभिक्रिया दे देनी, पहले हिंदी लिख देना इसी की, जो चीज़ यहाँ पे इसकी इससे अभिक्रिया करने पे ये बनता है, ये अभिक्रिया फेलिंग विलयन कहलाती है, फिर ये अभिक्रिया दे देना। तो फेलिंग विलयन पे आपको जो 2 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली है टालेन अभिकर्मक से क्रिया। हिंदी अपनी भाषा में बना के लिखोगे वही सही होगी। ठीक है, रटना कुछ नहीं, हिंदी अपनी भाषा में आपको लिख देना है। इसकी अभिक्रिया इससे करने पे ये बनता है, यह अभिक्रिया फेलिंग विलयन कहलाती है और अभिक्रिया रिएक्शन ये वाली दे देना। ठीक है, इसके बाद है टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया, टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको टालेन अभिकर्मक से ग्लूकोज की अभिक्रिया करनी है तो CHO, इसमें भी ग्लूकोज ले लो, CHO CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, अब इसमें टालेन अभिकर्मक से क्रिया करनी। टालेन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O, Ag होता है सिल्वर, इसमें 2 लगा लो, O, Ag2O। ठीक है, ये क्या है, टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक, और इसका नाम होता है सिल्वर ऑक्साइड। क्या नाम होता है, सिल्वर ऑक्साइड, याद रखना सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, जब टालेन अभिकर्मक से क्रिया होती है तो क्या बनता है, इसमें यहाँ पर से आपका जो ऑक्सीजन है इसके बीच में लग जाएगा और बन जाएगा ऊपर जो बना है ग्लूकोनिक अम्ल, CHOH का होल 4, नीचे CH2OH,
और यहाँ से अब आपके पास क्या बचा, 2 Ag है, Ag2, तो 2 Ag यहाँ से बाहर निकलेंगे इस टाइप से, ठीक है। देख लो ये ऑक्सीजन इसके पास लग गया COOH, नीचे CHOH का होल 4 CH2OH, और यहाँ जो 2 Ag थे वो इस टाइप से बाहर निकल गए। ये जो बना है ये है सिल्वर का काला अवक्षेप, सिल्वर का काला अवक्षेप, सिल्वर का काला अवक्षेप, ठीक है। मतलब जब ग्लूकोज टालेन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, जो ऊपर बना है ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, और सिल्वर का काला अवक्षेप भी बनाता है, ठीक है। तो देखो पहले देख लें, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, फिर समझाते हैं, ठीक है। शायद बोर्ड पे दिख ना रहा हो, देखे पहले, ठीक है। तो दिख रहा है आप लोगों को। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे जान लो, अगर आपसे फेलिंग विलयन पे टिप्पणी पूछा जाए या टालेन अपकर्मक पे, तो इसी टाइप से आपको यही अभिक्रिया याद रखनी है। टालेन अपकर्मक पूछा जाए तो लिख देना ग्लूकोज की सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O का नाम सिल्वर ऑक्साइड, ग्लूकोज की सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया करने पे ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और सिल्वर का काला अवक्षेप निकलता है। इस अभिक्रिया को टालेन अपकर्मक बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है सिल्वर ऑक्साइड, इसका नाम था क्यूप्रिक ऑक्साइड। लिख लेना एक जगह तो याद हो जाएगा, ठीक है। हिंदी अपनी भाषा में बना के लिख देना, एक भी नंबर कट जाए बता देना, बस ये अभिक्रिया सही करना। ये जो अभिक्रिया दी गई है इसको बस सही से करना, ये गलत नहीं होनी चाहिए। हिंदी में आप जो अपनी भाषा में बना के लिखोगे वो सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से फेलिंग विलयन हुआ, टालेन अपकर्मक हुआ। तो ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से क्रिया करने पर क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल। टालेन अपकर्मक से क्रिया करने पर यह बनता है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है उनको भी देख लेते हैं। तो एक बार आप लोग इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर देखते हैं आगे के रासायनिक गुण। तो आप देखते हैं इसके और महत्वपूर्ण रासायनिक गुण, ठीक है। अगला नंबर है रासायनिक गुण ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। हम आपसे कह रहे हैं जितने रासायनिक गुण है भैया महत्वपूर्ण है, इनमें से एक को भी हल्के में ना लेना, एक एक आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण, तो सिंपल आपको लेना क्या है, ग्लूकोज ले लेना है CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज। अब इसका ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। जब भी ऑक्सीकरण का है ऑक्सीजन से क्रिया, जब भी अपचयन का है हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ऑक्सीकरण का इससे ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, इसकी O से, ऑक्सीजन से, ठीक है। जब इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होगी आपको इस बार करना क्या है, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ब्रोमीन जल लेना है। तो आपको यहाँ पे ब्रोमीन जल ले लेना है, Br2 और H2O, ठीक है। ब्रोमीन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या सीधा सीधा Br2 प्लस H2O भी लिख सकते हो। ब्रोमीन जल का इस टाइप से लिख लो, ब्रोमीन प्लस जल, ठीक है। ब्रोमीन जल की उपस्थिति। तो सिंपल जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल की उपस्थिति में होता है तो बनता क्या है, ध्यान से देखना। ये जो ऑक्सीजन है सिंपल इसके साथ लग जाता है, तो जो CHO है इसमें ऑक्सीजन लग जाएगा तो COOH बन जाएगा, ठीक है। CHO जो है इसमें C ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और H मिलके COOH, नीचे सेम रहेगा CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। CH2OH, इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। नाम अभी आपको बताया था, इसका नाम ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल द्वारा होता है तो बनता क्या है भैया, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया ब्रोमीन जल द्वारा, ये ऑक्सीजन इसके साथ लग गया, COOH हो गया, बस बाकी का सूत्र सेम है, ग्लूकोनिक अम्ल नाम हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अगला है ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण, ये ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण था, इस बार नाइट्रिक अम्ल द्वारा। तो जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं CHOH का होल 4 CH2OH, ग्लूकोज जब लेते हैं इसका ऑक्सीकरण करना है इस बार नाइट्रिक अम्ल द्वारा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 ऑक्सीजन ले लेने हैं और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 की उपस्थिति दे देनी है, ठीक है। जब नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो CHO है इसमें एक ऑक्सीजन आपको देना है, बनाना है COOH और नीचे सेम CHOH का होल 4। अभी क्या किया है आपने, कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिया COOH बना दिया। अभी कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे ना। अब जो 2 ऑक्सीजन बचे यहाँ ये देख रहे हो H2O, इसको हटा दो, H2O को हटा दो, यहाँ से H2O प्लस का H2O बाहर, ठीक है। ये जो बीच में H2O दिख रहा है नीचे वाले में H2O हटा दो, बचा क्या CH और यहाँ के 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बीच में 2 ऑक्सीजन लगा दो, सिंपल CH बचा है।
यहाँ के 2 ऑक्सीजन बचे क्योंकि 3 थे, एक यहाँ यूज हुआ, 2 बचे, इसके बीच में लगा दो, COOH बन गया। ये चीज़ बनता है, ठीक है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल द्वारा होता है, 3 ऑक्सीजन लेने होते हैं, यहाँ CHO में 1 ऑक्सीजन लगाओ, COOH, CHOH का होल 4, नीचे जो CH2OH था इसका H2O हटा दो, जो बीच में H2O दिख रहा है इसको हटा दो, यहाँ के 2 ऑक्सीजन लगा दो तो COOH। इसका नाम है ग्लूकोसेकेरिक अम्ल। ग्लूकोसेकेरिक अम्ल, क्या नाम है इसका? ग्लूकोसेकेरिक अम्ल, ठीक है, इसको याद रखना, ग्लूकोसेकेरिक अम्ल। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है नाइट्रिक अम्ल द्वारा तो क्या बनता है? ग्लूकोसेकेरिक अम्ल प्लस H2O बाहर निकलता है। दोनों ऑक्सीकरण इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कभी न होना। जब ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का तो ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, इसमें केवल ऊपर वाले में COOH होता है। और जब ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो इसमें भी COOH करना होता है, इसमें भी COOH, इसका नाम होता है ग्लूकोसेकेरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद तीसरा है ग्लूकोज का निकिल द्वारा अपचयन। ग्लूकोज का निकिल द्वारा अपचयन, तो अपचयन कराते हैं सिंपल। आपको लेना क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र CHOCHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। अब इसका आपको अपचयन का हमने मतलब बता ही दिया, हाइड्रोजन से क्रिया होगी। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से, अपचयन में हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन होता है H2 और उपस्थिति किसकी देनी? निकिल की। जब आप निकिल की उपस्थिति में अपचयन करोगे, हाइड्रोजन से क्रिया करोगे, बनेगा क्या? ध्यान से देखना, यहाँ पे जो CHO दिख रहा है इसमें आपको क्या करना है? बीच में H2 लगा देना है। ये जो CHO दिख रहा है इसमें बीच में H2 लगा दोगे तो बन जाएगा CH2OH, और नीचे का सेम रहेगा CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH पहले से था। ध्यान से देखो, ये CH2OH, ये CHOH का होल 4 सेम है, ऊपर था CHO में बीच में अगर H2 लगा दे तो CH2O और H मिला के CH2OH हो जाएगा। इसका नाम है सॉर्बिटॉल। जब ग्लूकोज का अपचयन होता है तो सॉर्बिटॉल बनता है, ठीक है। तीनों अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, देख लो। पहले ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल द्वारा तो ग्लूकोनिक अम्ल, फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल द्वारा ग्लूकोसेकेरिक अम्ल, फिर ग्लूकोज का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा निकिल की उपस्थिति में सॉर्बिटॉल। बस कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन बीच में लगा देना है, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अभी और भी अभिक्रिया है ग्लूकोज वाली, ग्लूकोज की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, ठीक है, तो इनको समझना है आपको। तो इन वाले रासायनिक गुण को भी भैया नोट कर लो। आप बात करते हैं कुछ और बचे, उनको भी देख लेते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। आप देखो भैया, जो यहाँ पे अभिक्रिया होने वाली है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको समझना, ठीक है। आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करो। आपसे पूछा जाता है ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करो, ये कैसे सिद्ध कर सकते हो। फिर पूछा जाता है ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति सिद्ध करो, और एक इसी टाइप से पूछा जाता है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति सिद्ध करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको समझना कैसे सिद्ध कर सकते हो। तो जब भी पूछ लिया जाए ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करो तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, ग्लूकोज लेना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता चल चुका है, अब क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से लिख लो, CHOCHOH का होल 4 CH2OH। जब भी आपसे भैया ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करने को कहे, OH का मतलब जिस OH किस में होता है? एल्कोहल में था ना, जैसे हमारे पास था CH3OH। एक CH3OH जैसे एल्कोहल है, जैसे इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, हमने पढ़ा रखा है इससे पहले, मेथिल एल्कोहल पढ़ाया था ना एल्कोहल वाले चैप्टर में, मेथिल एल्कोहल है। अगर इसमें OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करनी है तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी क्रिया CH3COCl से करते हैं, ध्यान से समझना, इसको समझ जाओगे। अगर इस OH वाले की मतलब मेथिल एल्कोहल की क्रिया CH3COCl से करते हैं तो होता क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से आपका जो CH3CO है, यहाँ से CH3CO और यहाँ से OCH3, ये बनता है CH3CO OCH3 और H और Cl बाहर निकलता है, ठीक है। ध्यान से देखो, CH3CO OCH3 मिलकर CH3COOCH3, इसका नाम होता है मेथिल एसीटेट और HCl बाहर निकलता है, ठीक है। अगर इस अभिक्रिया को समझ गए तो इसको भी समझ जाओगे। मतलब कि जब मेथिल अल्कोहल इस एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है CH3COCl का नाम है एसिटिल क्लोराइड, जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? मेथिल एसीटेट बनाता है, और यह अभिक्रिया जो होती है एल्कोहल समूह की उपस्थिति सिद्ध कर सकती है। मतलब सीधी सी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं, मतलब इसमें अगर OH होता है, अगर ये एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? एसीटेट, मतलब इसमें OH है। इसी टाइप से अगर आप इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से कर देते हो और अगर ये भी एसीटेट बना ले तो आप सिद्ध कर सकते हो कि हाँ, इसमें भी भैया क्या है, इसमें भी भैया क्या चीज़ है, इसमें भी OH समूह की उपस्थिति है, ठीक है। इसी अभिक्रिया से जैसे ये एसीटेट बनाता है वैसे ये भी एसीटेट बनाएगा। कैसे समझना,
यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 5 CH3COCl लेने होंगे। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पे आपको 5 CH3COCl लेने हैं, जिससे बनेगा क्या, इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से होती तो होगा क्या, यहाँ से सिंपल यहाँ पे 5 CH3COCl है, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया हो रही है, तो होगा क्या, ध्यान से देखना। यहाँ पर से आपके पास ये जो COCH3 है, जैसे इसमें COCH3 ने इसके साथ लग गया था, वैसे इसमें जो COCH3 वो इनके साथ लगेगा। कैसे देखना, ऊपर का CHO आपका सेम रहेगा, ठीक है, ऊपर का CHO सेम रहेगा। यहाँ भी आपको क्या करना है, जो CHO है इसको बचा लेना है, ठीक है, इस CHO को बचा लेना है। ये आपका इस टाइप से था, CHO को आपको बचा लेना है। अब यहाँ से जो COCH3 इसको लगा देना है, COCH3 को लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे कितने का गुणा है, 4 का, तो यहाँ पे 4 कर लो। मतलब कि इसका क्या मतलब हो गया, अगर आपने 5 CH3COCl लिए तो यहाँ पर से COCH3 जो है 4 यहाँ पे यूज हो गए, क्योंकि 4 का गुणा है तो 4 इसके अंदर गए, तभी तो 4 यहाँ पे भी लगा पाओगे। 4 COCH3 हमने यहाँ पे लगा दिए। अब जो बचा हुआ CH2OH है, इसमें आपको CH2O को रोकना है, और ये जो COCH3 बचा हुआ है इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। हमने क्या क्या ध्यान समझो, CHO ये सेम रहा, CHOH का होल 4 जो है इसमें CHO ये रहा, COCH3 ये रहा। अब यहाँ पे जो 4 का गुणा है 4 ये रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो CH2OH है इसमें CH2O और COCH3 यहाँ लगा देना है, ठीक है। अब बचा क्या क्या वो समझो, यहाँ 4 का गुणा मतलब 4 हाइड्रोजन बचे, यहाँ का 1 हाइड्रोजन मतलब 5 हाइड्रोजन, और यहाँ से बचे 5 क्लोरीन, तो 5 हाइड्रोजन और 5 क्लोरीन मिलकर 5HCl निकल जाएंगे, ठीक है। ये जो बना है इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। भैया इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ठीक है। इसका नाम हो गया ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ठीक है। जब ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो ये जो CH3COCl में ये जो CH3CO है ये आपका यहाँ पे लग जाएगा, CHO तो सेम रहेगा, यहाँ पे CHO 4 हाइड्रोजन यहाँ के हटा लो, 1 हाइड्रोजन यहाँ का, 5 हाइड्रोजन और Cl मिलके 5HCl बाहर। अब ये जो COCH3 बचता है यहाँ पे लगा दो, CHO तो पहले से COCH3, CH2O पहले से COCH3, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। मतलब जैसे इसमें OH समूह था, मेथिल अल्कोहल था, अगर इसकी एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती थी तो ये भी एसीटेट बनाता था, वैसे अगर इसकी अभिक्रिया हो रही है एसिटिल क्लोराइड से तो ये भी एसीटेट बना रहा है। मतलब जैसे इसमें OH समूह उपस्थित है वैसे इसमें भी OH समूह उपस्थित है। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो इस अभिक्रिया द्वारा। कुछ नहीं करना इसमें, बस इस टाइप से अभिक्रिया दे देनी है, लिख देना है कि ये पेंटाएसीटेट बनाता है, आता है, इसमें 5 OH समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है। इस टाइप से लिख भी सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने इसीलिए बताया कि आप लोग इस अभिक्रिया को समझ सको, ठीक है। तो इसमें बताना हो तो आप लोग इसके नीचे लिख देना, जब यह अभिक्रिया देना ना आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करो, तो आप क्या बता देना, पहले यह अभिक्रिया दे देना, नीचे लिख देना कि ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनाता है, अतः इस अभिक्रिया से 5 OH समूह की उपस्थिति ग्लूकोज में सिद्ध होती है। अपने भाषा में बना के लिख देना, कुछ भी रटना नहीं है। जब ग्लूकोज इससे अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है और इससे 5 OH समूह की उपस्थिति ग्लूकोज में सिद्ध हो जाती है, बस इतना लिखना, वो कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद अगला है ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति दो, ठीक है। तो सिंपल जब एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की बात आ जाए तो ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप होता है यही तो सिद्ध करना है, इसी की उपस्थिति आपको सिद्ध करनी है। तो इस CHO को आप ऐसे लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड O, CHO लिखा वही चीज है, नीचे है CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। इस टाइप से यही चीज तो है आपके पास, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड हो मतलब CHO ही लिखा है। अब जैसे एल्डिहाइड वाली अभिक्रिया होती है, जैसे ये होता है आपका HCH डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। अगर हम इसकी अभिक्रिया HCN हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं तो इसमें एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति सिद्ध होती कैसे, HCH जो ये है, HCH जो ये है, इसमें ये जो ऑक्सीजन लगा ये हाइड्रोजन को अपने साथ पकड़ लेता है और ये CN इसके साथ जुड़ जाता है, ऐसे देख लो ध्यान से, HCH ऐसे आया, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन मिलके OH हो गया और ये CN इसके साथ बॉन्ड से जुड़ गया, इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम हो गया इसका? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। मतलब अगर एल्डिहाइड की उपस्थिति सिद्ध करनी है तो उसकी हाइड्रोजन साइनाइड से अब क्या करो, साइनोहाइड्रिन बना लेगा, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो वैसे ही अगर इसमें एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति सिद्ध करनी है तो इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड HCN से कर देते हैं और ये भी अगर साइनोहाइड्रिन बना ले, ये भी साइनोहाइड्रिन बना ले तो ये भी आपका CHO समूह की उपस्थिति
उपस्थिति सिद्ध करेगा। देखो कैसे, यहाँ से CHO दिख रहा है आपको, CHO दिख रहा है आपको, इसमें O के साथ आपको H लगा देना है सबसे पहले। ये जो C है H ऐसे लगा है, O के साथ सबसे पहले H लगाओ, OH हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, एक बॉन्ड यहाँ यूज हुआ, एक बॉन्ड बचा तो एक बॉन्ड से CN जोड़ दो ऊपर इस टाइप से। नीचे का सेम CHOH का होल 4, CH4 है 4, CHOH का होल 4, नीचे CH2OH, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या बना है, इसका नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया। तो इससे क्या उपस्थिति सिद्ध होती है, एल्डिहाइड समूह की, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। इससे आप सिद्ध कर सकते हो क्या, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। मतलब हम आपको रटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे फार्मेल्डिहाइड होता है, इसमें एल्डिहाइड होता है CHO, अगर ये हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया करके फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है, तो वैसे अगर ये भी बनाए तो इसमें भी एल्डिहाइड सिद्ध हो गया। तो इसने ग्लूकोज ने HCl से अपक्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाया, मतलब इसमें भी एल्डिहाइड है। आप लिख देना कि ग्लूकोज जो है हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, इससे इसमें एल्डिहाइड समूह CHO समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है भैया, ठीक है। ये भी समझ में आई ना। पूरी कोशिश कर रहे हैं यार कि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। एक एक टॉपिक आपको मतलब अच्छे समझाने का प्रयास किया हमने, ठीक है। फिर है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, कार्बोनिल समूह जानते हो, कार्बोनिल समूह होता है ये C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बोनिल समूह, ठीक है। तो सिंपल आपको ग्लूकोज लेना है भैया, यहाँ पे लेना है ग्लूकोज CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। अगर इसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति कह देना, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, कार्बोनिल यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा, कार्बोनिल देखो ये जो CHO है, अगर इसको ऐसे लिख दो HC डबल बॉन्ड O, तो ये CO ग्रुप आपको नहीं दिख रहा, यही तो कार्बोनिल है। इसमें अगर कार्बोनिल समूह की उपस्थिति कहे तो कुछ न करना, इसकी अभिक्रिया फेलिंग विलयन से कर देना। इसकी अभिक्रिया फेलिंग विलयन से आप कर देना, फेलिंग विलयन से। जब फेलिंग विलयन से इसकी अभिक्रिया कर दोगे, जब फेलिंग विलयन से इसकी अभिक्रिया कर दोगे तो इसमें क्या होगा, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति सिद्ध हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पे 2 का गुणा होगा, ऑक्सीजन इसके साथ लगेगा, बना लेगा ऊपर C+OH, और आपका क्या हो जाएगा नीचे CHOH का होल 4, CH2OH, सेम चीज, ठीक है। और आगे Cu2O का लाल अवक्षेप, जैसे अभी फेलिंग विलयन में अपक्रिया हुई थी। इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम है, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। अब आप कहोगे भैया जैसे उसमें समझाया वैसे इसमें भी समझा दो, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल बना। अब आप कहोगे भैया इसमें भी वैसे समझा दो जैसे इसमें समझाया, तो समझो सिंपल, जैसे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है जैसे HCHO, इसमें अगर कार्बोनिल सिद्ध करना है फार्मेल्डिहाइड वाले पे, इसको आप कैसे लिखे हुए थे, ऐसे ना, HCH डबल बॉन्ड O, मतलब इसमें CO ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। देखो HCHO CO ग्रुप है तो कार्बोनिल है ना। तो अगर आप इसमें सिद्ध करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसकी अभिक्रिया कर दो क्यूप्रिक ऑक्साइड से, मतलब फेलिंग विलयन लगा दो, 2 का गुणा कर देना, जिससे ये एल्डिहाइड जो होता है कार्बोक्सिलिक बना लेता है HCOOH, और Cu2O आपका बाहर निकलता है। तो अगर एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिल बना रहा है तो इसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है। वैसे ही ग्लूकोज ने फेलिंग विलयन किया और आपका ग्लूकोनिक अम्ल और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप दिया, अतः इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है, ठीक है। तो इस टाइप से भैया ये वाली अभिक्रिया भी आपकी कंप्लीट होती है। मतलब इसकी जितनी अभिक्रिया पेपर में पूछे जाने वाली हैं उन सब को हमने आपको करा दिया है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक रिएक्शन और बची है, उसको भी समझ लो, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ये पूछी जाए आप आसानी से करके आओगे अब, ठीक है। पूरी कोशिश है कि आप लोग आसानी से करके आओ। अगली रिएक्शन देख लो, फिर खत्म करते हैं। अब इस ग्लूकोज की एक लास्ट अभिक्रिया समझ लो, ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया, ठीक है। इसको समझ लो, फिर आपका कंप्लीट है चैप्टर, ठीक है। अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको भी करा दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल होता क्या इसमें, सिंपल आपको ग्लूकोज लेना होता है CHO CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH। इसको ऐसे आपको लिख लेना, देखो ये जो CHOH का होल 4 था इसको ऐसे लिख लो CHOH, नीचे CHOH का होल थ्राइज कर लो, यहाँ पे लगा लो CH2OH, लिखा वही चीज़ है। देखोगे अगर ये देखो CHOH का होल थ्राइज मतलब 3 है, इधर एक मिला के 4 ही तो लिखा हुआ है। देखो ये 3 है CHOH, यहाँ पे एक 4 ही तो लिखा हुआ है, लिखा वही चीज़ है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे करनी, फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र होता है C6H5NH2, इसका नाम होता है फेनिल हाइड्रोजीन। क्या नाम होता है इसका, फेनिल हाइड्रोजीन। जब हम लोग ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से करते हैं, यहाँ पे आपको फेनिल हाइड्रोजीन के 5 अणु लेने पड़ेंगे, 5 अणु लेने पड़ेंगे। बनेगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे बनेगा आपका क्या, देखो ये जो CHO है, CHO में से आपको क्या करना है, इस CHO में से आपको पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग HO हटा देते हैं, HO को हटा दो, बचेगा क्या, C बचेगा, C बचेगा। यहाँ से आप देखोगे NNHC6H5,
या चलो अभी कुछ ना करो, HO हटा दिया मान लो, और यहाँ पर से HOH हटा दो, तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, नहीं ऊपर वाले में केवल H हटाएंगे, ऊपर वाले में केवल H हटाएंगे, मतलब सॉरी ऊपर वाले में केवल ऑक्सीजन हटाएंगे, बचेगा क्या CH बच गया, नीचे वाले में HOH हटाएंगे बचेगा C, और नीचे सेम रहेगा CHOH का होल थ्राइज CH2H। एक बार समझ लो हमने किया क्या है यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल ऊपर से ऑक्सीजन हटाया, नीचे से HOH हटाया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर क्या बचा CH, यहाँ पे बचा C। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले, यहाँ से NNH C6H5, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड पे जोड़ दो, NNH C6H5, ठीक है, NNH C6H5, और यहाँ पे C के साथ भी डबल बॉन्ड पे ये जोड़ दो, NNH C6H5, ठीक है, ये चीज़ बनता है। देख लो ध्यान से, हमने यहाँ से O गैप किया, यहाँ से HOH गैप किया, तो यहाँ पर से अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर से 5 थे हमारे पास, 5 थे, अभी हमारे पास कितने निकल चुके, 2, 3 बचे हैं। 3 कैसे निकलेंगे, ये C6H5 और NH2 मिलके C6H5 NH2 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल सकता है, C6H5 NH2 निकल गया, और यहाँ से जैसे हमारा ये H और O मिला के H2O निकल जाएगा, H2O, और यहाँ का ऑक्सीजन बचा था ना अभी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ के भी बढ़ेंगे, तो अभी रिएक्शन बैलेंस करेंगे तब बताएंगे, और यहाँ से NH भी बच रहा है तो NH3 भी आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी बाहर निकलती हैं, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस करने की बात आएगी, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना, हमने शायद ये गलत बता दिया आपको, यहाँ पे 5 नहीं 3 का गुणा होगा, सॉरी इसके लिए 3 का गुणा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु होते हैं, इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजन, इसके आपको कितने अणु लेने होते हैं, 3, ठीक है, सॉरी 5 बताया था, इसके लिए सॉरी, 3 अणु आपको लेने होते हैं। ग्लूकोज की जब फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया होती है 3 अणु लेने होते हैं, यहाँ पर से 2 अणु तो इसके यहाँ यूज हो जाते हैं, एक बचता है, वो इस टाइप से C6H5 NH2 बनाता है, ठीक है। अब यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ का ऑक्सीजन मिलके 2H2O बना देता है, और पूरी अभिक्रिया बैलेंस है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे 3 का गुणा है, वहाँ पे 2 का गुणा, और पूरी रिएक्शन बैलेंस है। इसका नाम जान लो, इसका नाम है ग्लूकोसाजोन, ठीक है। क्या नाम है, ग्लूकोसाजोन, इसका नाम याद रखना, ग्लूकोसाजोन। मतलब जब ग्लूकोज आपका फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोसाजोन बनाता है, C6H5 NH2 बनाता है। इसका नाम जान लो, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम होता है इसका, एनिलीन नाम होता है। H2O को जानते हो जल है, NH3 क्या है, अमोनिया है, ठीक है। तो मतलब ये सीधी सी अभिक्रिया है कि ग्लूकोज जब फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो ग्लूकोसाजोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया भी तैयार कर लेना। ये भी पूछी जा सकती है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन का निर्माण करो, कैसे होता है, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया होती है। पहले यहाँ से यहाँ से केवल O निकलेगा, CH बचेगा, यहाँ से HOH निकल जाएंगे, तो ये जो CH के साथ NNH C6H5 लगा दो, इस C के साथ NNH C6H5 लगा दो, यहाँ का C6H5 NH2 ये निकल जाएगा, H2O यहाँ से HOH था, ये ऑक्सीजन था, यहाँ का हाइड्रोजन मिलकर 2H2O निकला, यहाँ पे NH बच रहा है इसलिए NH3 अमोनिया भी निकला, ठीक है। तो इस टाइप से ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन का निर्माण होता है, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन भी कंप्लीट है। तो अब आपकी ग्लूकोज की सभी महत्वपूर्ण अपक्रिया कंप्लीट है, ठीक है। पूरी कोशिश की यार कि अच्छे से आपको ये पूरा चैप्टर समझा दे। बड़ा वीडियो बना है, 1.5 घंटे का बना होगा कम से कम ये वीडियो, ठीक है। तो पूरा मान लो इस 1.5 घंटे को बनाने में मान लो हमारा पूरा दिन लगा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है बोर्ड में, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसमें बहुत लिखना पड़ता है। पूरी मेहनत की आपके लिए, तो यार आपको भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करना है, ठीक है, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। और दोस्तों को बताओ कि भैया मस्त तरीके से तैयारी करा रहे हैं, उनसे चल के पढ़ो, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके आज एक चैप्टर 10 का 1 शॉट था। डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट है। चैप्टर 1 से मस्त तरीके से अगर वीडियो देखते हो ना, मस्त आपकी तैयारी हो जाएगी, ये जान लो, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको मस्त नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मस्त तरीके से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग किसी और इसी तरह के मस्त वीडियो पे। तो चलते हैं हम लोग, ठीक है।